गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम ब्रेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज चल रही है। पॉलिटी स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने प्रस्तावना का पहला पार्ट देख लिया था। जिसमें हम लोगों ने प्रस्तावना के पहले पार्ट में कुछ पार्ट कंप्लीट किया था, जो कि हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रस्तावना में संशोधन, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे फटाफट। हम्म, हाँ, ये संविधान का दर्शन। तो संविधान के दर्शन में पहला चैप्टर, पहला टॉपिक है प्रस्तावना, फिर दूसरा मूल अधिकार, तीसरा नीति निर्देशक तत्व, चौथा मूल कर्तव्य। और प्रस्तावना में जो क्वेश्चन बनते हैं वो है, पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, प्रस्तावना में संशोधन क्या, प्रस्तावना संशोधनीय है। नेक्स्ट है प्रस्तावना का नामकरण या इतिहास, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, प्रस्तावना के लिए शब्दों के अन्य प्रयोग कहाँ पर किया गया है। उसी में हम लोगों ने देखा था कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना क्या है, तो उसमें प्रस्तावना संविधान का सार है, संक्षिप्त रूप है। वो प्रस्तावना में ही दर्शन छुपा हुआ है संविधान का। परिचय पत्र है, आमुख है। संविधान की प्रकृति जानने का स्रोत है, संविधान की शक्ति का स्रोत का उल्लेख है। संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को जानने का स्रोत है। इसी के आगे हम लोगों ने देखा था कि नामकरण का इतिहास क्या है। तो देश का जो तीसरी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तीसरी बैठक में ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसी में उसी उसी का जो उद्देश्य प्रस्ताव का ही विस्तृत रूप जो है, वो हमारी संविधान की प्रस्तावना है। उसी के आगे हम लोगों ने देखा था कि संविधान वो प्रस्तावना के स्रोत कहाँ क्या क्या है। तो प्रस्तावना का विचार लिया गया था अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय जो था वो रूस से था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व की भावना जो है वो फ्रांस से ली गई थी। इसी के आगे हम लोगों ने देखा था क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। तो प्रस्तावना में पहला केस बेरीबारी केस 1960 में आया था। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया था, इसलिए प्रस्तावना संशोधनीय नहीं थी। अब उसके बाद नेक्स्ट आया था कि केशवानंद भारती केस 1973 में। तो प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था, प्रस्तावना को संशोधनीय बताया गया था। उसके आगे हम लोगों ने देखा था कि प्रस्तावना में संशोधन, तो प्रस्तावना में संशोधन केवल 368 की विशेष बहुमत प्रक्रिया से विशेष बहुमत द्वारा होता है। और उसमें इसमें सीधा सा अर्थ है कि मतलब प्रस्तावना में संशोधन आधे राज्यों की सहमति से होगा। तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रस्तावना में विशेष बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखा था कि संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, निरपेक्षता और अखंडता। और ये प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। उसके आगे हम लोगों ने देखा था कि ये, हाँ, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप, प्रस्तावना जो है वो अपरिवर्तनीय है। तो ऐसा प्रधान जिसका नियम न्यायालय द्वारा संरक्षण न किया जाए। मैंने आपको समझाया था कि मतलब प्रवर्तनीय का अर्थ क्या है, अपरिवर्तनीय का अर्थ क्या है। तो प्रवर्तनीय का अर्थ था कि ऐसी ऐसा प्रावधान जिसका नियम न्यायालय द्वारा लागू कराया जाए। जैसे मूल अधिकार हमारे प्रवर्तनीय है, तो उन्हें उनके संरक्षण के लिए न्यायालय किसी भी नियम को रद्द कर सकता है जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो। और अपरिवर्तनीय का अर्थ होता है कि ऐसा कोई नियम जिसकी वजह से दूसरा कोई नियम रद्द न किया जा सके। जैसे प्रस्तावना में लिखी गई बातें जो भी लिखी गई हैं, अगर संसद या राज्य विधानमंडल कोई नियम बनाता है, इस आधार पे उसे भंग नहीं किया जाएगा कि वो उसमें वो नियम प्रस्तावना में लिखी गई बातों का अ, खंडन करता है या उनका विरोध करता है। तो इस आधार पर भंग नहीं किया जाएगा नियम जो संसद और राज्य मंडल द्वारा जो बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखा था कि प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का अन्य जगह प्रयोग। तो पहला था कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, आगे चलकर इन्हें नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में राज्य के कर्तव्य के रूप में रखा गया है। और फिर नेक्स्ट था कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो उसे आगे चलकर मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 में रखा गया है। और बंधुत्व एवं देश की एकता एवं अखंडता का उल्लेख मूल कर्तव्य में किया गया था। हम लोग आज देखेंगे प्रस्तावना की उपयोगिता। तो प्रस्तावना की उपयोगिता जो है वो कई पार्टों में की, जैसे कि हम अभी देख लेते हैं कि
पहला है कि संविधान के अर्थ के निर्धारण में ये प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि संविधान की शक्ति के स्रोत का परिचायक है, ये एक संविधान की उपयोगिता का होता है कि तीसरा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है। चौथा है कि संविधान के उद्देश्य को बताती है कि संविधान जो प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्य को डिफाइन करती है। चौथा है कि संविधान में के लागू होने की तिथि को बताती है। तो हम लोग इसमें लेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को दर्शाती है, मतलब इसको आज हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो पहला शब्द इसमें है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। दूसरा है सामाजिक, फिर तीसरा है पंथ निरपेक्षता, चौथा लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। तो संप्रभुता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश मतलब इसका अर्थ क्या है, तो ये देखेंगे अब। तो प्रस्तावना के अनुसार जो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है, और प्रस्तावना में ये लिखा भी है। तो ये इस हिसाब से मतलब प्रस्तावना हमें हमारे देश की संप्रभुता का संप्रभुता के बारे में बताती है। तो और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो अपने बाह्य एवं आंतरिक मामलों के निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, तथा वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन ना हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लेंगे अपने घर का ही, कि आपके जो मतलब घर के सीनियर है, दादा पापा जो वो है, तो वो अपने घर के जो निर्णय है उन्हें लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। उसमें कोई बाहरी व्यक्ति उस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इसीलिए मतलब वो आपके घर के बिल्कुल संप्रभु मतलब व्यक्ति है कि इसी में है कि इसके जो आंतरिक एवं बाह्य मामले क्या है, तो इसके आंतरिक मामले जो है वो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक एवं धार्मिक मामले जो है वो आंतरिक मामले हैं। और जो बाह्य मामले हैं वो युद्ध, संधि और समझौता इत्यादि के मामले जो है वो बाह्य मामले के अंतर्गत आते हैं। आज़ादी के बाद मतलब भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था, तो उसमें उसका अध्यक्ष जो है वो ब्रिटेन था। तो भारत की संप्रभुता इस बात से लेकर आक्षेप लगाया गया कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है जिसका अध्यक्ष जो है ब्रिटेन है। अतः भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति नहीं रखता है। तो और उसमें बाह्य सत्ता का हस्तक्षेप है कि लोगों का कहना था कि आप ब्रिटेन के अभी-अभी आज़ाद हुए हैं, और ब्रिटेन की ही ये मतलब अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ है जो है, उस पे आप सदस्य बन गए हैं। तो इसका एक सीधा-सा मतलब है कि आप अभी भी ब्रिटेन के अधीन हैं। तो इस आक्षेप को यह कह के खारिज किया गया था कि राष्ट्रमंडल जो है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करते समय ब्रिटेन के लंदन में आयोजित जो प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत राष्ट्रमंडलों की सदस्यता एक संप्रभु राज्य के रूप में ग्रहण की है, तथा वह भारत राष्ट्रमंडल जो है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र संगठन मानता है। इसके अलावा ब्रिटेन उसका केवल एक प्रतीकात्मक अध्यक्ष है, ना कि वो उसका मतलब वो उसको उसकी संप्रभुता पर हस्तक्षेप करने वाला है। तो अगर राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को प्रभावित करती है, तो भारत ने अपनी स्वेच्छा से इसकी सदस्यता ग्रहण की है, और उसी स्वेच्छा से वह त्याग भी देगा अगर उसकी संप्रभुता पर कोई भी बात आएगी तो। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक में जो है कि नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है उसकी जनता की शक्ति के आधार पर। तो जनता की शक्ति के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है जहाँ जनता अपनी शक्ति का स्वयं प्रयोग करती है। जैसे कि मतलब छोटे देशों में ये संभव है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। इसमें जनता अपनी शक्ति स्वयं उसका प्रयोग करती है, ना कि उसका कोई प्रतिनिधि। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ऐसी लोकतंत्र व्यवस्था है जो इसमें वह जहाँ मतलब शक्ति का प्रयोग जनता सीधे नहीं कर सकती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। और लोकतंत्र को मतलब प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं, अप- अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। यह व्यवस्था बड़े देश मतलब बड़ी जनसंख्या वाले देशों में ये लागू की जा सकती है। और लोकतंत्र का अर्थ ये है कि लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, यानी कि ऐसी व्यवस्था जो
लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाया गया हो, जहाँ अंतिम शक्ति जनता पर निहित हुई तो होती है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मतलब टू द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया जो मतलब ये नियम है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या है कि मतलब लोकतंत्र स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। तो स्वस्थ लोकतंत्र जो है वो जनता के मतलब अपने शासकों का चुनाव स्वतंत्र और अपने स्वेच्छा अनुसार करना चाहिए, और जनता के पास पर्याप्त विकल्प होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दो व्यक्ति खड़े हो, उन्हीं पे हमें मतदान करना पड़े और उन्हीं को चुनना पड़े। और जनता जो है मतदान करती हो, कि ऐसा नहीं कि कोई दो चार व्यक्ति जाके मतदान कराए, उसी के आधार पर पूरा चुनाव खत्म हो जाए। तो चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव केवल नाम मात्र का हो और उसके पीछे जो भी उनको करना हो वो हस्तक्षेप मतलब करते रहे। वो एक स्वतंत्र लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता जो है, ये राज्य सभी धर्मों के साथ तटस्थता का व्यवहार करेगा। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है, पंथ निरपेक्षता एक ऐसा राज्य होगा जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, यानी कि किसी भी धर्म विशेष को वह मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मतलब पंथ निरपेक्षता राज्य धर्म विरोधी राज्यों की तरह धर्म विरोधी राज्यों की तरह धर्म से व्यवहार नहीं करेगा। और जैसे कि रूस और चाइना जो है वो धर्म विरोधी या धर्म विरोधी राज्यों की तरह कार्य करते हैं। और जो भारत ये धार्मिक धार्मिक राज्यों की तरह भी कार्य नहीं करेगा, कि मतलब धार्मिक राज्यों की तरह, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह धार्मिक राज्य है, इसमें केवल एक धार्मिक राजनीति या धार्मिकता के हिसाब से ही देश चलता है। और जो तीसरा है कि धर्म में तटस्थता की भावना रखेगा, यानी कि जो अलग अलग मतलब जो देश में जितने भी धर्म होंगे, सभी धर्मों का समान व्यवहार करेगा। और नेक्स्ट देखेंगे, और इधर पे जैसे ये तटस्थता का अर्थ जो है, वो राज्यों के कार्यों में धर्म का प्रभाव नहीं होगा, कि और राजनीति को धर्म से दूर रखा जाएगा, और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। और राज्य अपनी स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कराएगा, कि मतलब कितनी धार्मिक स्वतंत्रता देगा वो राज्य सुनिश्चित करेगा। कि ऐसा नहीं है कि धर्मों के हिसाब से ही अपना वो सुनिश्चित कर लेगी कि हमें कैसा करना है। वो राज्य धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे समाजवाद। समाजवाद जो है वो हमारे संविधान में गांधी और नेहरू का मिक्स समाजवाद है, कि मतलब भारतीय समाजवाद में सामाजिक संरचना जो को शामिल किया गया है। जो समाजवाद शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और भारतीय प्रस्तावना में जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया है, ये यूरोप के साम्यवाद और कार्ल मार्क्स के समाजवाद से अलग है, क्योंकि प्रस्तावना में निहित समाजवाद शब्द समाजवाद को एक विशिष्ट स्वरूप को अपनाता है, जो गांधी और नेहरू के समाजवाद को अपनाता है, ना कि कार्ल मार्क्स के। गांधी और नेहरू का जो समाजवाद है उसमें उसका उसका जो है वो लक्ष्य उसका है कि अधिकारों की प्राप्ति उसका भी लक्ष्य है, मगर साधन जो है वो अहिंसा और शांति होना चाहिए। और जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है उसमें क्या है, कि उसमें है कि लक्ष्य अधिकारों की प्राप्ति का ही है, मगर साधन हिंसात्मक और अशांतिपूर्ण भी हो सकता है। भारतीय समाजवाद में इस चीज को गलत माना गया है। तो ये कार्ल मार्क्स और गांधी और नेहरू के समाजवाद में यही अंतर है। और आगे चल के एक केस आया था कि ये डीसी नकारा केस। तो डीसी नकारा केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रस्तावना में उल्लिखित किया था कि समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है जिस समाजवाद ये कार्ल मार्क्स तथा गांधी और नेहरू के समाजवाद का मिश्रण है, लेकिन यह गांधी और नेहरू के समाजवाद की ओर झुका हुआ है, ना कि वो मतलब बराबर बराबर है कि वो
कार्ल मार्क्स के भी उतने ही तत्व है जितने कि गांधी और नेहरू के, तो ऐसा नहीं है। गांधी और नेहरू की ओर ज्यादा झुका हुआ है। इसका जो पहला इसका समाजवाद का वो शब्द का अर्थ है कि जीवन का स्तर बढ़ाना चाहिए। ये डीसी ने कारक के इसमें कहा गया था समाजवाद के अंतर्गत। और दूसरा है कि आय की विषमता को कम करना चाहिए। तीसरा है सभी वर्गों का कल्याण करना चाहिए। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ हो। तो मतलब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब प्रत्यक्ष होगा तभी गणराज्य होगा या अप्रत्यक्ष होगा तभी गणराज्य होगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से वो चुना जा सकता है। और दूसरा इसमें विशेषता ये है कि उस देश का मतलब कोई भी नागरिक किसी भी पद पर बैठने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा। मतलब किसी भी पद में आसीन हो सकता है वो अपने योग्यताओं के अनुसार पर किसी भी देश के किसी भी पद तक पहुंच सकता है। किसी एक व्यक्ति के लिए वो आरक्षित कोई भी पद आरक्षित नहीं किया जा सकता है। तंत्र जो है वो ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी लोकतंत्र की। लेकिन ब्रिटेन अब तक अपने आप को लोकतंत्र घोषित नहीं कर पाया, जबकि भारत लोकतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी है। इसलिए भारत का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रस्तावना का मतलब अदर जो पार्ट है वो उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग मतलब ऐसे ही वीडियो हम लोग आगे लाते रहेंगे। और अभी ये पॉलिटी चल रही है, अभी नेक्स्ट मतलब अभी ये पॉलिटी के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, मगर आप साझा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।